चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं हम राजपूत नीति। और हमारा जो चल रहा है मुग़ल काल चल रहा है, यानी कि हम जो है इसके पहले जस्ट पहले हमने जो है मुग़ल काल के बारे में पढ़ा है। तो मुग़ल काल के अंतर्गत हमने जो है मुग़लकालीन प्रशासन, इसके अलावा हमने अर्थव्यवस्था, भू राजस्व नीति और मनसबदारी व्यवस्था और धार्मिक नीति, तो मुग़ल काल से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी चल रही है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल काल के संबंध में राजपूत नीति। तो अलग अलग जो शासक आए हैं, अलग अलग बादशाह आए, उनके संबंध में हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाएगी अकबर की राजपूत नीति, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही हमारी मानी जाती है और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बाबर और हुमायूं से लेकर देखें तो उनने कोई जो राजपूत नीति का पालन नहीं किया, एक प्रकार से हमेशा वो संघर्षरत रहे। और जहांगीर और इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। औरंगजेब ने दो प्रकार से राजपूत नीति यहाँ अपनाया था, यानी कि एक तो उदारता वाली और एक कट्टरवादी, मतलब जो है कट्टरता वाली जो राजनीति, मतलब एक प्रकार से राजपूत नीति उसके द्वारा अपनाई गई थी। तो चलिए एक एक करके यहाँ देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। जैसे बाबर और हुमायूं की बात करें तो इनके द्वारा तो कोई राजपूत नीति यहाँ पे अपनाई नहीं गई, यानी कि हमेशा ये कैसे रहे, हमेशा ये संघर्षरत रहे, राजपूतों से कैसे रहे, हमेशा संघर्षरत रहे बाबर और हुमायूं। क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये जो है इन्होंने कोई निश्चित राजपूत नीति का पालन नहीं किया। किसने? बाबर और हुमायूं ने। तो ये इनकी बात अभी छोड़ देते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या अकबर के बारे में। तो अकबर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ है, मतलब राजपूत नीति के संबंध में। पूरे मुग़ल काल की अगर बात करें तो अकबर से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। जो अकबर था, अकबर प्रथम मुग़ल शासक था जिसने राजपूताना जो नियंत्रण है उसको स्थापित किया था। मतलब फर्स्ट हम बोल सकते हैं इसको, जिसने इस प्रकार की नीति को पालन किया था। और इस नीति को पालन करने के पश्चात राजपूतों के संदर्भ में एक निश्चित मतलब उसने जो है नीति अपनाई थी, जिसे हम एक प्रकार से राजपूत नीति के नाम से जान सकते हैं। यानी कि राजपूताना जो नियंत्रण है उसके लिए इसने एक नीति अपनाई थी जिसको हम राजपूत नीति के नाम से जानते हैं। तो उसको हम निम्न पॉइंट्स में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या थे इसके, उसके अलावा उसकी विशेषता बात देखेंगे हम। मुग़ल की जो शर्तें वो क्या थी, उनके अलावा जो राजपूत है उनको सुविधाएं क्या क्या प्राप्त होती थी, राजपूत नीति के चरण क्या थे, उसके कुछ सकारात्मक पक्ष देखेंगे, नकारात्मक पक्ष, और बाद में हम देखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं। तो उद्देश्य में आपको, जैसे जो अकबर था उसकी राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था, जो उज्बेक थे, उज्बेक के साथ में मिर्ज़ा थे और मिर्ज़ा के साथ में अफ़गान भी थे। तो इन सभी को एक प्रकार से जो विद्रोह होता था, कौन कौन व्यक्ति थे, एक तो उज्बेक थे, साथ में मिर्ज़ा थे और उसके अलावा अफ़गान थे। तो इन सभी का क्या था, विद्रोह था। तो इन सभी के विद्रोह का दमन करने के लिए उनको क्या है, राजपूतों की सहायता की ज़रूरत थी। तो उसके द्वारा जो है अकबर के द्वारा राजपूत नीति का यहाँ पे पालन किया गया। उसके अलावा साम्राज्य विस्तार, यानी कि जब राजपूतों से संबंध हो जाएगा तो वो जो साम्राज्य है इसके अंडर में ही आ जाएगा, यानी मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे साम्राज्य विस्तार की नीति इसकी थी, यानी साम्राज्य विस्तार करना मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा मुग़ल शासन को लोकप्रिय बनाना। जो भारत है, भारत की बहुसंख्यक जो प्रजा थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो हिंदू जब उन्हें राजपूत नीति अपनाई, उदारता की नीति अपनाई, तो यहाँ पे जो हिंदू थे वो मुग़ल काल के अंतर्गत आ गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पूरा जो मुग़ल है, मुग़ल शासन, उसको लोकप्रिय बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा देखें क्षेत्रों की सुरक्षा। तो यहाँ जो उत्तर और पश्चिम सीमा की अगर बात करें, उत्तर और पश्चिम सीमा की बात करें तो उत्तर पश्चिम सीमा यानी कि हम बोल सकते हैं जो एक प्रकार से गुजरात, तो गुजरात के आसपास वाले क्षेत्र में पूरा जो राजपूत लोगों का राज्य था। तो इन सभी क्षेत्रों की यहाँ पर सुरक्षा, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा का जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर राजपूत नीति का पालन किया गया अकबर के द्वारा। तो ये सभी उद्देश्य की अगर बात करें तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजपूतों की सहायता की ज़रूरत थी, यानी कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने की यहाँ पर ज़रूरत थी। इसलिए अकबर ने यहाँ पर राजपूत नीति अपनाया। तो ये हम देख सकते हैं उद्देश्य क्या क्या था। अब राजपूत नीति की विशेषताएं क्या क्या थी, तो विशेषताओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं मुख्य रूप से हमको 3 विशेषताएं इसकी देखने को मिलेगी। पहली तो थी वैवाहिक संबंधों की नीति, दूसरी थी पुरस्कार एवं दंड की नीति, और तीसरी है उदार धार्मिक नीति। तो पहले देखते हैं वैवाहिक जो संबंध है उनकी नीति। तो इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो अकबर है, अकबर ने तात्कालीन युद्ध के वातावरण में अपने अधीनस्थों की वफादारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतर तरीका यहाँ पे
सोचा तो वो बेहतर तरीका क्या था, ये वाला, यानी कि वैवाहिक संबंध। और वैवाहिक संबंधों की नीति के अंतर्गत अकबर ने कई राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे कि आमेर। इसके अलावा यदि हम देखें तो जैसलमेर, जोधपुर, उसके अलावा बीकानेर, इन सभी से वैवाहिक संबंध उसके द्वारा स्थापित किए गए। और इन वैवाहिक संबंधों से क्या हुआ, अकबर ने राजपूतों का जो सहयोग है और समर्थन है उसको प्राप्त किया, क्योंकि जब ये विरोधी शक्ति हुआ करते थे तो खतरा था, परंतु अब वैवाहिक संबंध होने के कारण ये इसकी शक्ति के रूप में बनकर उभरे। और यहाँ पे देखिए अकबर ने एक प्रकार से बिना वैवाहिक संबंध के भी कुछ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध किए, जैसे कि हम देख सकते हैं रणथंभौर। इसके अलावा हाड़ा वंश, इनसे भी जो है बिना वैवाहिक संबंध के भी यहाँ पे जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और ये सभी जो है मतलब एक प्रकार से मुगल साम्राज्य के लिए शक्ति बनकर उभरे और उसका जो है सहयोग प्राप्त हुआ सभी का यहाँ पे। इसके अलावा पुरस्कार एवं दंड की नीति की बात करें तो अकबर ने राजपूतों के संदर्भ में पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई थी। जिन राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, मतलब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, उनको एक प्रकार से मुगल जो सेवा है या प्रशासनिक पद है उन पर नियुक्ति दी गई, एक प्रकार से पुरस्कृत किया गया। उदाहरण के लिए जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे भारमल और राजा मानसिंह, ये सभी उसके दरबार में थे। टोडरमल भी हम यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। और जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मतलब यहाँ मानने से इनकार कर दिया, उनके विरुद्ध अकबर ने आक्रमण किया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कौन कौन से। एक तो था रणथंभौर, इसके अलावा हम देख सकते हैं मेड़ता, मेवाड़, ये सभी के विरुद्ध उसने जो है दंड की नीति अपनाई। और यहाँ जो ऊपर वाले हमको दिख रहा है वो पुरस्कार की नीति। तो इस प्रकार की नीति अकबर के द्वारा यहाँ पे अपनाई गई। तीसरी है उदार धार्मिक नीति। तो अकबर ने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की नीति अपनाई थी। उदार एवं सहिष्णु धार्मिक, यानी सभी धर्मों का आदर करने वाली जो नीति है उसको अपनाया गया था। अकबर ने राजपूतों को तिलक लगाकर दरबार में आने की भी आज़ादी दी। तिलक लगाकर दरबार में आने की परमिशन यहाँ पे दी गई, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इसके अलावा जो राजपूत है, राजपूत रानियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, क्योंकि इसका जो संबंध हुआ था विभिन्न राजपूत राज्यों से हुआ था वैवाहिक संबंध। तो जो राजपूत रानियाँ थी उनको अपने धर्म के लिए क्या किया गया, मतलब अपनी धार्मिक स्वतंत्रता वहाँ प्रदान की गई, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। किसको, राजपूत रानियों को। इसके अलावा अकबर ने राजपूतों की जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न प्रकार के कर है, जैसे कि तीर्थ यात्रा कर या फिर एक और था जजिया कर, इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से इसकी नीति थी। तो पहली हमने देखिए इसकी जो विशेषता है जिसमें वैवाहिक संबंधों की नीति या अन्य प्रकार की नीति हमने यहाँ देखें। दूसरी पुरस्कार एवं दंड की नीति और उदार धार्मिक या धार्मिक सहिष्णु नीति हमने देख ली है। तो ये विशेषता थी किसकी, इसकी, राजपूत नीति की। अब बात करते हैं मुगल की। जो मुगल साम्राज्य उसकी शर्त क्या हुआ करती थी, यानी कि राजपूत नीति के अंतर्गत मुगल की शर्तें क्या हुआ करती थी। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ देखें। सबसे पहली बात करते हैं हम संप्रभुता स्वीकार करना, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसके संबंध में, मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करना इनका पहला दायित्व था, जो भी राजपूत राजा इनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। उसके अलावा एक और चीज़ थी वार्षिक नजराना, अर्थात इसका क्या होता है, जो मुगल सम्राट है उसको वार्षिक रूप से नजराना यहाँ यानी कि कुछ राशि यहाँ पे भेजते रहना, ये इसका जो है मुख्य शर्त थी। इसके अलावा देखें तो सैनिक सेवा प्रदान करना, तो ये तो मुख्य दायित्व था। जो भी राजपूत राजा मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करेगा उसको आवश्यकता पड़ने पर क्या करना था, सैनिक सेवा प्रदान करनी थी मुगल साम्राज्य में। इसके अलावा हम देखें तो
मुगल सम्राट की मध्यस्थता को स्वीकार करना, एक प्रकार से हम बोले मध्यस्थता को स्वीकार करना। मतलब क्या है इसका, जैसे अगर संघर्ष हो रहा है, मतलब किसी अन्य राज्य के साथ यहाँ संघर्ष की स्थिति है, तो मुगल सम्राट के जो है यानी कि उसकी मध्यस्थता को स्वीकार करना इनका दायित्व था। यानी कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं 4 शर्तें हम देख सकते हैं मुगल साम्राज्य की। और इसके अलावा कुछ सुविधाएं इनको प्राप्त होती थी, राजपूतों को सुविधाएं प्राप्त होती थी। तो सुविधाओं के अंतर्गत हम देख लेते हैं कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ प्राप्त होती थी। तो देखिए एक प्रकार से मुगल जो था, मुगल साम्राज्य, मुगल सुरक्षा का आश्वासन, जैसे राजपूत राज्य है उनको एक प्रकार से मुगल साम्राज्य से कोई एक प्रकार से खतरा नहीं रहेगा, यानी कि मुगल सुरक्षा का आश्वासन इनको दिया जाता था। ये एक प्रकार की सुविधा थी। दूसरी सुविधा की अगर बात करें तो इनको जो है नियुक्ति दी जाती थी। नियुक्ति किस पे दी जाती थी? विभिन्न प्रशासनिक पदों पे इनको जो है नियुक्ति दी जाती थी। यानी कि राजपूत जो है उनको मुगल सेवा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। इसके अलावा तीसरी इनको सुविधा क्या प्राप्त थी? स्वायत्तता दी गई थी। स्वायत्तक मतलब क्या होता है कि वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। मतलब किसी कठिन परिस्थितियों में ही मुगल साम्राज्य उनमें हस्तक्षेप करेगा, जैसे कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों के लिए तो उनको यहाँ पर स्वायत्तता दी गई थी। मतलब अपने धर्म को मान सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार जो भी है उस प्रकार की स्थिति के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। अब बहुत कुछ मामले ऐसे थे जहाँ पे हस्तक्षेप होता था, परंतु स्वायत्तता दी गई थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गई राजपूत राजाओं को जो है एक प्रकार की सुविधा यहाँ प्राप्त होती थी। अब आगे देखते हैं राजपूत नीति के चरण क्या क्या थे। राजपूत नीति के 3 चरणों में हम देख सकते हैं जो राजपूत नीति है उनके चरण। तो यहाँ पे जो तीनों चरण थे उनको हम अलग अलग काल में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1560 से लेकर 1572 तक। और जो दूसरा चरण था उसकी अगर बात करें तो 1572 से लेकर 1578 तक। और उसके बाद तीसरा जो चरण है कहाँ से होगा? 1578 से लेकर 1605, यानी कि अकबर के समय तक, अंतिम समय तक। चलिए पहले चरण के बारे में बात करते हैं। पहले चरण की अगर बात करें तो यहाँ देखिए अकबर के द्वारा पहले चरण में राजपूत राज्यों को मुगल साम्राज्य के अधीन लाने का प्रयास किया गया। मतलब जो राजपूत राज्य थे, राजपूत राज्यों को कहाँ लाया गया? मुगल में शामिल किया गया, मुगल के अधीन लाया गया। मतलब इस प्रकार का प्रयास किया गया। और जिन राजपूत राज्यों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया उनको एक प्रकार से बेहतर संबंध स्थापित हुए और विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं उनको मतलब पदों में नियुक्त किया गया और बहुत सारे इनके मतलब सेवाएं प्राप्त हुई। और जिन राजपूत राज्यों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ क्या हुआ? यानी कि उन राजपूत राज्यों के खिलाफ जो है आक्रमण किया गया, वो हमने पहले ही देखे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो आत्मसमर्पण कर देगा, मतलब पहला उद्देश्य तो क्या था? यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है। और जिन राज्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया उनके खिलाफ मतलब उनके प्रति यहाँ पर उदारता की नीति अपनाई गई। और जिनने आत्मसमर्पण नहीं किया गया उनके प्रति क्या किया गया? आक्रमण, यहाँ पर उनके विरुद्ध आक्रमण किया गया और फिर उनको अधीनता के लिए बाध्य किया गया। तो इस प्रकार से प्रथम नीति की बात कर लेते हैं हम, प्रथम चरण की। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या हुआ? द्वितीय चरण आप देख सकते हैं 1572 से लेकर 1578 तक ये इसका काल था। और यहाँ इसके द्वारा क्या किया गया? अकबर ने जो है गुजरात अभियान से इसकी शुरुआत की थी। दूसरा चरण कहाँ से था? दूसरा चरण था गुजरात अभियान से। तो गुजरात अभियान से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इस चरण में राजपूतों का जो उपयोग है सैनिक शक्ति के रूप में किया गया। राजपूतों का उपयोग कहाँ से किया गया? देखिए जब मतलब राजपूत जो है मुगल काल के अधीन हो जाएंगे तो उनकी सैनिक शक्ति एक प्रकार से मुगल की सैनिक शक्ति हो जाएगी। तो राजपूतों का प्रयोग किसके रूप में किया गया? सैनिक शक्ति के रूप में किया गया। काफ़ी पावरफुल हो गया था मुगल साम्राज्य। और उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो 1576 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में क्या था? जो महाराणा प्रताप है उसके विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध हुआ था। तो जो मानसिंह है, मानसिंह हमने देखे अभी राजपूत राजा,
जिसने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो मानसिंह को भेजा इसके विरुद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध। एक प्रकार से सैनिक शक्ति का यहाँ पे सैनिक शक्ति के रूप में काम आए राजपूत। तीसरे चरण की अगर बात करें तो ये 1578 से लेकर 1605 तक ये था चरण। और इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है कश्मीर से, कश्मीर व काबुल से। काबुल मतलब अफगानिस्तान। कश्मीर और काबुल अभियान से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इस चरण में मुगल राजपूत संबंध कहाँ थे? एक टॉप पर थे, यानी टॉप पर मतलब शीर्ष पर थे, क्योंकि ऐसा पीक पॉइंट हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ बात करें तो राजपूतों को, मतलब राजपूतों को सीमांत प्रांतों में जो सैन्य अभियान किए गए थे उनका नेतृत्व सौंपा गया। मतलब जो सैन्य अभियान विभिन्न प्रकार के किए गए थे सीमावर्ती क्षेत्रों में, सैन्य अभियानों का किसको सौंपा गया? राजपूतों को नेतृत्व सौंपा गया। और दूसरी ओर अगर देखें तो राजपूतों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी गई। मुगल सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी गई राजपूतों को। उदाहरण के लिए मानसिंह को यहाँ देख सकते हैं हम। देखिए कहाँ पे, जो पहले तो देख लेते हैं एक व्यक्ति और था भगवान दास। तो यहाँ भगवान दास को क्या किया गया? कश्मीर अभियान के लिए भेजा गया। और मानसिंह को काबुल अभियान के लिए भेजा गया। तथा उनकी सेवाओं से खुश होकर क्या किया गया? उनको महत्वपूर्ण पद यहाँ पे दिए गए, यानी कि मानसिंह को बंगाल का और बिहार की सूबेदारी प्रदान की गई और 7,000 की मनसबदारी भी दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए पुरस्कृत करने का काम यहाँ पे किया गया। तो राजपूतों की नीति के 3 चरण थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तीनों को देखा हमने 1560 से लेकर 1572, 1572 से लेकर 1578 तक, और ये 78 से लेकर 1605 तक। इस प्रकार से हमने देखे राजपूत नीति के चरण। अब इनके कुछ प्रभाव देख लेते हैं, मतलब पक्ष देख लेते हैं कि इसकी लाभ क्या थी, हानि क्या थी, यानी सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम क्या सकारात्मक पक्ष के बारे में। तो सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ देखिए दोनों दृष्टिकोण से ये लाभदायक थे, यानी कि एक प्रकार से हम देखें, एक तो मुगल और एक राजपूत, दोनों के लिए क्या थे? लाभदायक सिद्ध हुए। जैसे जो अकबर है, मतलब एक प्रकार से अकबर को ईमानदार और साहसी राजपूत योद्धाओं की सेवा मिली। अकबर को साहसी योद्धा की यहाँ पे और ईमानदार योद्धा की सेवा मिली, जिससे क्या हुआ? आंतरिक विद्रोह को यहाँ पे रोका गया। आंतरिक विद्रोह का सामना आसानी से किया गया। और साथ में साम्राज्य विस्तार में भी काफ़ी सहायता मिली। साम्राज्य विस्तार में भी काफ़ी यहाँ पे सहायता मिली राजपूतों के माध्यम से। और इस प्रकार राजपूतों को भी यहाँ पे है जो है बहुत सारे लाभ हुए। तो राजपूतों को क्या क्या लाभ हुए वो हम देख सकते हैं। देखिए उनको प्रशासनिक पदों पर, बड़े बड़े जो पद थे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हमको देखने को मिलती है राजपूतों को। इसके अलावा जो आंतरिक मामले हैं राजपूतों के, आंतरिक मामले यानी कि धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, उन पर यहाँ पे स्वायत्ता दी गई। आंतरिक मामलों में स्वायत्ता किसको? राजपूतों को आंतरिक मामलों में स्वायत्ता दी गई। इसके अलावा मुगल राजपूत संबंधों की प्रगाढ़ता ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। हिंदू मुस्लिम के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, स्थापत्य कला, चित्रकला एवं संगीत कला के क्षेत्र में भी काफ़ी यहाँ पे हमको समन्वित रूप से संस्कृति देखने को मिलती है, यानी कि एकीकरण हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ नकारात्मक पक्ष हम देख लेते हैं। किसका? राजपूत नीति का नकारात्मक पक्ष। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमको वैवाहिक संबंध जो देखने को मिलते हैं वो एक तरफा देखने को मिलते हैं। वैवाहिक संबंध एक तरफा मतलब क्या है इसका? देखिए
जो राजपूत कन्याएं थी उनका विवाह यहाँ मुगल काल में होता था, परंतु मुगल काल जो मुस्लिम कन्याएं होती उनका विवाह राजपूतों के साथ नहीं होता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं एक तरफा यहाँ वैवाहिक पद्धति थी। दूसरी चीज़, जो मुगल राजपूत संबंध थे उसमें सूक्ष्म संतुलन पर आधारित थे। सूक्ष्म संतुलन का मतलब क्या है? मतलब एक प्रकार से संवेदनशील थी, जैसे कि किसी भी पक्ष या मतलब एक प्रकार से दोनों ही पक्ष में किसी भी पक्ष का स्वाभिमान या प्रतिष्ठा पर जरा सी चोट लगती थी तो एक प्रकार से यहाँ कड़वाहट देखने को मिलती थी। तो ये कुछ एक प्रकार से हमने नकारात्मक पक्ष देखे हैं, ये दो ही थे। तो इन सभी को देखने के पश्चात निष्कर्ष की बारी होती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या बोल सकते हैं? तो सारी चीज़ हमने जो नकारात्मक पक्ष देखे हैं, तो जो नकारात्मक पक्ष है उन पक्षों के बाद भी अगर राजपूतों के संदर्भ में जो अकबर की नीति अपनाई गई थी वो काफ़ी कैसी थी? वो थी काफ़ी उदार। साथ में क्या थी? सहिष्णु, मतलब धार्मिक रूप से सहिष्णु नीति उसके द्वारा अपनाई गई थी। उसका काफ़ी क्या है, व्यापक महत्व के रूप में हम देख सकते हैं। तो अकबर ने जो है राजपूतों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए, और जो मजबूत संबंध स्थापित हुए वो कैसे? मतलब जो शत्रु है, शत्रु को उसने मित्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और मित्र को यहाँ पे सैनिक शक्ति यानी कि शक्ति के रूप में वो तब्दील हो गए, और बहुत सारे जो आंतरिक विद्रोह उसको रोकने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। और साथ में आंतरिक विद्रोह तो ठीक है, आंतरिक विद्रोह रोकने में यहाँ पे सहायक सिद्ध हुए राजपूतों की शक्ति के माध्यम से। साथ ही क्या हुआ? साम्राज्य का विस्तार भी हुआ, साम्राज्य विस्तार के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो देखिए कुछ हमको यहाँ पे कमियां नज़र आई है। उन कमियों के बाद भी इसकी जो उदार नीति थी, राजपूत नीति, वो काफ़ी उदार और धार्मिक सहिष्णु थी, जिसका काफ़ी व्यापक महत्व है। उन्होंने क्या किया? अकबर ने शत्रु शक्ति को सैन्य मतलब मित्र शक्ति या सैनिक शक्ति में कन्वर्ट किया, और जिससे आंतरिक विद्रोह को रोकने और साम्राज्य विस्तार करने में काफ़ी उसको मदद मिली। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति। अब आगे इसके शासनकाल के बाद आता है जहांगीर। तो जहांगीर की राजपूत नीति जो है हमको ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम दो चार फैक्ट उसके देख लेते हैं। चलिए जहांगीर की राजपूत नीति के बारे में देखते हैं। तो जहांगीर की राजपूत नीति यानी जहांगीर के शासनकाल में राजपूत नीति का स्वरूप जो है, जो कि अकबर का था, यानी कि पूर्ववत बना रहा, यानी कि अकबर जैसा ही यहाँ पे बना रहा। अकबर के जो अधूरे कार्य थे उसको पूरे करने के क्रम में जहांगीर ने मेवाड़ पर मुगल आधिपत्य स्थापित किया। तो मेवाड़ के साथ क्या था? एक प्रकार से अकबर ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। यहाँ पर मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने का काम किसके द्वारा किया गया? जहांगीर के द्वारा किया गया। तो ये काम अधूरा रह गया था अकबर के समय, तो ये प्रयास किसके द्वारा किया गया? जहांगीर के द्वारा। इसके अलावा 1614 में क्या हुआ? मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह जो थे मुगलों के साथ संधि करने के लिए बाध्य हुए, और जहांगीर ने अमर सिंह के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। किसके प्रति? अमर सिंह के प्रति, राणा अमर सिंह के प्रति उदार नीति अपनाई। किसने? जहांगीर ने, जो कि अकबर की नीति का ही मतलब एक प्रकार से परिणाम था। अकबर की नीति उदार थी, तो उसी प्रकार जहांगीर की नीति भी हमको उदार देखने को मिलती है, और कोई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं की। जहांगीर के शासनकाल में राजपूत के साथ जो है वैवाहिक संबंध भी यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी देखने को मिलते हैं, और बड़े बड़े पदों पर उनको नियुक्ति भी देखने को मिलती है। किसकी? राजपूतों की। तो हम देख सकते हैं कुछ हद तक जो है पूर्ववत रही, यानी कि अकबर की नीति को ही जहांगीर ने जो है आगे बढ़ाया है। हालांकि ज़्यादा उसके जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शुरुआत उसके द्वारा की गई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अकबर की मानी जाती है। उसके बाद आ जाता है शाहजहां, जो कि जहांगीर का उत्तराधिकारी होता है और उसका पुत्र भी होता है। तो यहाँ हमको परिस्थितियों में चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ हमको राजपूत नीति में कुछ बदलाव नज़र आता है। ठीक है। और अब यहाँ देखिए, जो वैवाहिक संबंध अभी तक चले आ रहे थे राजपूतों के साथ में, अब वैवाहिक संबंध हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ महत्व नहीं दिया गया शाहजहां के द्वारा। और बड़े बड़े पदों पर जो राजपूत है उनकी नियुक्ति जो है अब यहाँ पे सिर्फ छोटे पदों पर होती थी, बड़े पदों पर नहीं होती थी। इस काल में किसी राजपूत राजा की नियुक्ति यहाँ मतलब सूबेदार के रूप में कभी नहीं की गई, और इसमें परिवर्तन का जो प्रमुख कारण था बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियाँ। यानी कि हम इस समय का अगर बोले तो राजपूत जो क्षेत्र थे मुगल साम्राज्य के अधीन आ चुके थे,
क्योंकि पहले क्या था, पहले अकबर के द्वारा सभी राजपूतों को अपने पक्ष में करना था, तो यहाँ हम देख सकते हैं बड़े बड़े पदों पर उनको नियुक्ति दी गई, तो ऑटोमेटिक उनका रुझान इस क्षेत्र में हुआ। परंतु अब जो है पूरा जो क्षेत्र था किसके अंतर्गत आ गया था, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। तो शाहजहाँ के लिए बाध्यता नहीं थी कि वो वैवाहिक संबंध करे उनसे, ना ही जो बाध्यता थी कि उनको बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति दे। इसी के कारण हम देखें तो अब जो है साम्राज्यवादी विस्तार का रुख था, मतलब एक प्रकार से शाहजहाँ के सामने क्या था, साम्राज्यवादी विस्तार का एक प्रकार से उसने इस ओर ध्यान दिया, और दक्षिण उत्तर से दक्षिण के जो है भारत की ओर यहाँ पे मुड़ गया था। मतलब पहले उत्तर की ओर था रुख अकबर के समय, क्योंकि उत्तर में हम देख सकते हैं राजपूत राज्य थे, अब वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और दक्षिण भारत की विजय हेतु दक्षिणी रियासतों एवं मराठा के साथ संबंध स्थापित किए। क्योंकि दक्षिण में जो थी कौन सा राज्य थे, मराठा राज्य था। मराठा के बारे में हम पढ़ेंगे, तो मराठा राज्य काफ़ी पावरफुल थे, इनके साथ संबंधों में प्राथमिकता इसके द्वारा दी गई, जिससे राजपूतों के महत्व एवं प्रभाव में आंशिक रूप से यहाँ कमी देखने को मिलती है। तो राजपूतों की मतलब एक प्रकार से राजपूतों की जो वैल्यू है वो घटती हुई यहाँ पे नजर आई। और शाहजहाँ के शासनकाल में मुगलों का राजपूतों से कोई बड़ा संघर्ष भी नहीं हुआ। संघर्ष की अगर बात करें तो संघर्ष भी यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये तो थी शाहजहाँ की राजपूत नीति। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब की थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब जो था कट्टर, एक प्रकार से कट्टरता पर विश्वास रखता था, क्योंकि उस समय राजनीतिक स्थिति उसको ध्यान में रखकर उसके सामने मजबूरी बन गई थी कि वो अपने जो धार्मिक है लोग उनको उनका समर्थन प्राप्त करे। इस कारण उसकी जो है कट्टरता की नीति हम बोल सकते हैं। हालांकि उसके द्वारा जो किया गया उस समय की स्थिति के अनुसार किया गया, हम नकारात्मक उसको फिर भी नहीं बोल सकते हैं। तो औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंधों में काफ़ी कड़वाहट देखने को मिलती है, और इन कड़वाहट को हम 2 चरणों में डिवाइड करेंगे। देखिए, प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण। उसके बाद अब सकारात्मक पक्ष तो देखने को नहीं मिलेंगे, तो हमको नकारात्मक पक्ष देखना पड़ेगा, साथ में उसकी समीक्षा देखेंगे हम। तो चलिए प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण कब से कब तक था? प्रथम चरण की अगर बात करें यहाँ तो ये था 1658 से। जैसे कि हमने पहले धार्मिक नीति पढ़े किसकी, औरंगजेब की, उसी प्रकार यहाँ हमको क्या मिलेगी, राजपूत नीति मिलेगी। यहाँ देखिए 1667 तक, यानी कि 1658 से 1667 तक प्रथम चरण था। और इस चरण में जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने यहाँ पे क्या किया, राजपूतों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं उनको प्रशासनिक पदों पर क्या किया, नियुक्त करने का यहाँ पे प्रयास किया और नियुक्ति भी दी। जैसे कि एक राजा था जसवंत सिंह और एक था जय सिंह। तो जसवंत सिंह हमने देखे हैं, गुजरात में इसकी नियुक्ति की गई, गुजरात अभियान के लिए इसको भेजा गया, मतलब गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई, और इसको जो है दक्कन की सूबेदारी सौंपी गई। और औरंगजेब ने जो है शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान में जो जयसिंह हैं उसको भेजा था, किसके विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध। तो ये तो था उदारवादी नीति या मजबूत संबंध हम बोल सकते हैं किसके प्रति, राजपूतों के प्रति प्रथम चरण में, जो कि था 1658 से 1667 तक। दूसरा चरण हम देखते हैं, दूसरा चरण था 1667 से 1667 से लेकर 1707 तक, ये वाला अभियान मतलब ये चरण था। तो इस चरण में जो औरंगजेब था वो उसकी राजपूत नीति में बदलाव देखने को मिलता है। कैसे, यहाँ पे राजपूतों से संघर्ष में वो उलझ गया, राजपूतों से संघर्ष उसका जो है होने लगा यहाँ पे, और औरंगजेब के मध्य यहाँ पे मतलब औरंगजेब और राजपूतों के मध्य यहाँ कड़वाहट की स्थिति हमको देखने को मिली। तो कड़वाहट हम देख सकते हैं कुछ विभिन्न कारणों से हम यहाँ कड़वाहट देखने को मिल सकती है हमको। जैसे हम देख लेते हैं, प्रथम रूप से अगर देखें तो जो जयसिंह था, जयसिंह का एक बेटा था जिसका नाम था राम सिंह। तो राम सिंह ने क्या किया था, राम सिंह ने जो शिवाजी, हमने पहले भी देखे हैं, शिवाजी जो मुग़ल की कैद में थे उसको क्या करना, मतलब मुग़ल की कैद से आज़ाद करवाने, मुग़ल की कैद से आज़ाद करवाने में किसका सहयोग था, राम सिंह का। तो एक प्रकार से ये था राजपूत। तो इसके प्रति यहाँ पे हम देख सकते हैं कड़वाहट, यहाँ मतलब एक प्रकार से राजपूतों की निष्ठा के संबंध में यहाँ अफवाह फैलने लगी, और औरंगजेब ने राम सिंह के मनसब को कुछ समय के लिए जब्त कर लिया और जय सिंह से भी
दक्कन की सूबेदारी सौंपी गई, क्योंकि उसका बेटा ही यहाँ पर गद्दार निकलेगा, तो जयसिंह को भी पद से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से एक कारण ये हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, जाटों की अगर बात करें तो एक जाट थे और एक थे सतनामी, इनका विद्रोह भी देखने को मिलता है। तो इनके विद्रोह के कारण क्या हुआ, औरंगजेब को जो है राजपूतों का पूर्णतः समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस कारण यहाँ पे जो है हमको कट्टरता की नीति यहाँ देखने को मिलती है औरंगजेब की। इसके अलावा राजपूतों की बजाय मराठों का सहयोग दिया उनने, मतलब पहले तो राजपूतों को सहयोग देता था, उत्तर भारत का रुख था, परंतु अब राजपूतों को नहीं, अब किसको वैल्यू दी जाएगी, मराठों को। ठीक है, तो यहाँ औरंगजेब को जो है दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार करना था, तो इसलिए उसने जो है यहाँ पे मराठों को यहाँ पे ज़्यादा सहयोग चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा वैल्यू किसको दिया, मराठों को, ज़्यादा तवज्जो किसको दिया, मराठों को दिया। और यही कारण था कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था से राजपूतों की क्या कर दी, राजपूतों को हटाना शुरू कर दिया, यानी कि इनकी छंटनी करना शुरू कर दी। और किसकी नियुक्ति करना शुरू करी, मराठों के। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो मारवाड़ था, मारवाड़ में उत्तराधिकार का विवाद था। मारवाड़ जो क्षेत्र था राजपूतों का, मारवाड़ में उत्तराधिकार को लेकर क्या था, विवाद चल रहा था। ठीक है, विवाद उत्पन्न हो गया था। तो किस कारण हुआ था, जैसे हम अगर देखें तो मारवाड़ में मतलब जो 1678 वाला जो सेशन था, उसमें हम देखें तो जो जसवंत था, जसवंत सिंह हमने अभी पढ़े हैं जयसिंह और जसवंत सिंह के बारे में। तो जसवंत सिंह था, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो जब पुत्र नहीं था तो उसमें उत्तराधिकार कौन बनेगा, इस कारण यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया। और विवाद उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, जसवंत सिंह पर एक बड़ी मुगल राशि की देनदारी भी बकाया थी, यानी कि मुगल को वो क्या करना था, मुगल को एक कर्जा था, मुगल काल को मतलब मुगल साम्राज्य के लिए एक कर्जा भी था, एक प्रकार से उसको देना था। और औरंगजेब ने मारवाड़ की जो जो एक व्यक्ति है इंदर सिंह, उसको 30 लाख रुपए में इसको बेच दिया। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई। तो इसके कारण हम देख सकते हैं इनको भी यहाँ पे जो जसवंत सिंह के क्षेत्र में जो लोग थे, उनका विद्रोह भी हमको देखने को मिलता है, किसके प्रति, औरंगजेब के प्रति। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ द्वितीय चरण के अंतर्गत हमको कुछ कड़वाहट या कट्टरता हमको देखने को मिलती है राजपूत संबंधों के मध्य औरंगजेब के काल में। अब देखते हैं इसके कुछ नकारात्मक पक्ष। तो नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत सबसे पहला जो नकारात्मक पक्ष है, उसमें हम देख सकते हैं अतिरिक्त बोझ पड़ा खजाने में, खजाने पर अतिरिक्त बोझ। तो क्यों पड़ा ये, देखिए राजपूतों के विद्रोह को कुचलने के लिए ये जो है राजपूतों का विद्रोह होने लगा, तो उसको कुचलने के लिए अतिरिक्त खजाने पर यहाँ पे बोझ पड़ा। और इसके अलावा हम देखें तो जब लगातार युद्ध होते रहेंगे विद्रोह को कुचलने के लिए, तो यहाँ पे जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति में क्या होगी, कमी आएगी। कमी मतलब ह्रास देखने को मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। उसके अलावा तीसरा यहाँ नकारात्मक पक्ष क्या था, राजपूत विद्रोह में औरंगजेब की व्यस्तता से क्या हुआ, लोक कल्याणकारी कार्य यहाँ पे नहीं देखने को मिले, यानी कि ये कैसे हुए, प्रभावित हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो जनता थी बहुत सारी क्या थी, यहाँ पे हिंदू जनता थी, क्योंकि जो राजपूत थे उनके सहयोग से हिंदू जनता कहाँ आ गई थी, मुगल समर्थन में आ गई थी। तो यहाँ पे जो हिंदू जनता उनका समर्थन मिलना मुगल साम्राज्य को क्या हो गया, बंद हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, यहाँ देखिए विद्रोह की स्थिति निर्मित हो गई। क्यों हो गई, जो औरंगजेब है उसने मारवाड़ एक प्रकार से हम देखें तो मारवाड़ विद्रोह को ना कुचल पाने के कारण मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात पहुंचा, और अन्य विघटनकारी शक्तियों के कारण यहाँ पे काफ़ी विद्रोह हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गए उसके कुछ एक प्रकार से हम देख सकते हैं नकारात्मक पक्ष। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष या समीक्षा की। तो ये आप निष्कर्ष भी इसको बोल सकते हैं, मूल्यांकन। तो इतिहासकारों ने औरंगजेब द्वारा जो राजपूत के विरुद्ध जो नीति अपनाई थी
उसका काफ़ी यहाँ पे हम देख सकते हैं धार्मिक कारणों को जोड़कर देखा है, धार्मिक कारणों को जोड़कर देखा है, मतलब इतिहासकारों के द्वारा। और यह प्रमाणित करने का भी प्रयास किया है कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब एक प्रकार से क्या था, कट्टर मुस्लिम था, ये इतिहासकारों का मानना है। और उसने जो है गैर मुस्लिम यानी कि राजपूतों के विरुद्ध काफ़ी कठोर कार्रवाई की, और ये सारी चीज़ें किसका मानना है कि इतिहासकारों का। परंतु हम यदि देखें तो निष्कर्ष के तौर पर यदि देख सकते हैं हम, तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब एवं राजपूतों के मध्य संबंधों की कड़वाहट एवं संघर्ष के पीछे धार्मिक कारण नहीं था। धार्मिक कारण क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय जो राजनीतिक था यानी कि सामरिक जो कारण हो सकता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तो राजनीतिक कारण था, एक तो सामरिक कारण था। ठीक है, ये कारण हम देख सकते हैं, ये दोनों कारण काफ़ी उत्तरदायी यहाँ सिद्ध होते हैं निष्कर्ष के तौर पे यदि हम बोलें तो। एक प्रकार से ये देखिए राजनीतिक और सामरिक कारण भी यदि हम बोल दें तो औरंगजेब के मध्य यानी औरंगजेब एवं राजपूतों के मध्य जो संघर्ष की स्थिति थी उसमें एक प्रकार से निश्चय ही क्या हुआ है, मुग़ल साम्राज्य के लिए वो नकारात्मक ही सिद्ध हुआ है। क्यों नकारात्मक? क्योंकि काफ़ी यहाँ पे हमको काफ़ी परिणाम एक प्रकार से घातक सिद्ध हुए, और आप देख भी सकते हैं औरंगजेब के पश्चात एक प्रकार से जो मुग़ल साम्राज्य है उसके पतन की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, राजपूत नीति की। अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं मुग़ल संस्कृति की। तो मुग़ल संस्कृति के अंतर्गत हम देखने वाले हैं यहाँ सबसे पहले जो मुग़ल शासन था, मुग़ल शासन के अधीन भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का जो है सभी तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं चहुमुखी विकास हम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत पर इनका ही एक प्रकार से पूरा प्रशासन चलता था। और मुग़ल बादशाह जो थे, मुग़ल बादशाह साहित्य, कला व संस्कृति, इनके सभी के क्या थे, संरक्षक माने जाते हैं। क्योंकि सभी के दरबार में हम देख सकते हैं विद्वानों का संरक्षण रहता है, विद्वान रहते हैं। हालांकि औरंगजेब के समय नहीं रहते हैं, तो वो तो एक प्रकार से अपवाद के रूप में हम उसे देख सकते हैं। इन राजाओं ने या बादशाहों ने बहुत सारे हम देख सकते हैं किलों का निर्माण कराया, महलों का निर्माण कराया, दरवाजे हम देख सकते हैं, और कुछ सार्वजनिक इमारतें या फिर हम बोल सकते हैं मस्जिदों का निर्माण कराया। ये सभी का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। तो सभी क्षेत्र में हमको प्रगति देखने को मिलती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसे गुप्त काल के पश्चात स्वर्ण युग माना जाता है। यानी कि गुप्त काल को क्या माना जाता है, प्रथम स्वर्ण युग माना जाता है। और जो मुग़ल काल है, मुग़ल काल को दूसरा स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरा स्वर्ण युग, पहला किसको माना जाता है, गुप्त काल को, और इसको दूसरा स्वर्ण युग की संज्ञा यहाँ दी जा सकती है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो संस्कृति है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो स्थापत्य कला में, एक चित्रकला में, दूसरा संगीत कला में। तो एक एक करके हम यहाँ देखने वाले। सबसे पहले स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए 5 प्रकार से इसको देख सकते हैं हम। सबसे पहले एक विदेशी शैली आई थी और एक देसी शैली, दोनों के बारे में हमने देखा है। तो भारतीय जो शैली थी उसको त्राबियत शैली बोलते थे, और विदेशी शैली को मुस्लिम आर्किटेक्ट शैली बोलते थे। तो दोनों का समन्वय हमको यहाँ देखने को मिलता है, और दोनों के समन्वय से काफ़ी हमको नई नई जो स्थापत्य के क्षेत्र में मीनार, छत और जो इमारतें हैं वो अलग अलग क्षेत्र में हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पर प्रगति देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग न होकर किसको प्रधानता दी गई, संगमरमर को प्रधानता दी गई। तो ये भी हमको काफ़ी यहाँ इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। सजावट के लिए एक जो है नई तकनीक का प्रयोग किया गया जिसको हम बोलते हैं पित्रादुरा तकनीक, इसका प्रयोग किया गया सजावट के लिए। उसके अलावा देखें तो यहाँ देखिए भवन निर्माण के लिए जो ब्लूप्रिंट था उसका निर्माण किया गया। ब्लूप्रिंट मतलब हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, यानी कि भवन कैसा बनेगा उसके लिए पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था, तो उसका निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया। इसके अलावा स्थापत्य निर्माण में काफ़ी हमको विविधता देखने को मिलती है। विविधता मतलब अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, तो इसका भी काफ़ी महत्व हमको देखने को मिलता है। तो ये तो हमने देख लिया स्थापत्य का पूरा ओवरव्यू। अब हम देखते हैं अलग अलग मतलब जो बादशाह आए थे उनके क्षेत्र में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखते हैं हम बाबर की बात करते हैं। तो बाबर जो था मुग़ल वंश का संस्थापक था,
और सौंदर्य बहुत उत्कृष्ट था एक प्रकार से, एक हम देख सकते हैं। और इसका समय अभाव था, यानी कि हम देख सकते हैं 4 वर्ष इसने शासन किया, तो कुछ इम्पोर्टेंट ही चीज़ हम देख सकते हैं, स्थापत्यों का निर्माण इसने करवाया। और जैसे हम देख सकते हैं इसने जो है कुछ मतलब बहुत ही कम जो स्थापत्य है उनका निर्माण कराया, जैसे कि जिनमें पानीपत एवं संभल की जो मस्जिद है, पानीपत का युद्ध हुआ था तो पानीपत और संभल की मस्जिद, ये 2 चीज़ों का बस निर्माण कराया। और हुमायूं की बात करें तो इसका जो अगला उत्तराधिकारी आता है, इनका मतलब बाबर का बेटा, तो इसको भी कम समय मिला। हमने देखे हैं बहुत सारे संघर्ष थे, कम समय मिला। बाद में शेरशाह सूरी जो है हड़प लेता है इसका शासन, तो इसको भी काफ़ी कम समय मिला, यानी कि हम बोल सकते हैं इसने भी काफ़ी कम जो है निर्माण कार्य करवाए। जैसे कि आगरा एवं हिसार की मस्जिद इसके द्वारा बनवाई गई, आगरा व हिसार की मस्जिद इसके द्वारा बनाई गई। इसके अलावा दिल्ली में उसने जो है एक लाइब्रेरी बनवाया था, दीन पनाह भवन, दीन पनाह भवन का निर्माण कराया। तो ये तो इम्पोर्टेंट थे इसके, किसके, हुमायूं के। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी भी इसी काल में हम उसको जोड़कर देखें तो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण उसका देखने को मिलता है हमको सासाराम। सासाराम में उसका जो खुद का उसने मकबरा बनवाया था, उसका खुद का मकबरा एक प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा उदाहरण है इसकी स्थापत्य का। इसके अलावा मकबरा एक जो था क्या था, सुंदर तालाब के मध्य स्थित था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली में पुराना किला का भी निर्माण कराया, दिल्ली में पुराना किला का भी निर्माण इसके द्वारा कराया गया। और उसी के भीतर उसने कोहना ए मस्जिद का निर्माण भी कराया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, अकबर का पूर्वगामी, अकबर का अग्रदूत इसको बोला जाए तो ये मतलब गलत सिद्ध नहीं होगा। फिर भी अकबर ने जो है कुछ इससे भी मतलब अन्य जो उपलब्धियाँ थी उसको भी हम उसको श्रेष्ठ मान सकते हैं अकबर को। तो अकबर की बात कर लेते हैं अब। तो अकबर के द्वारा इम्पोर्टेंट क्यों है हम देख सकते हैं। देखिए, स्थापत्य कला का जो है वास्तविक विकास अकबर के समय से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि हम शाहजहाँ को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग बोलते हैं, तो अकबर के समय से प्रारंभ माना जाता है। और अकबर के पास निर्माण का समय एवं साधन दोनों थे। अकबर के काल में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इनके अनेक भवन हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में अकबर के समय हम देख सकते हैं क्या हुआ, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमको देखने को मिलता है। इस मकबरे में ईरानी शैली का प्रयोग हुआ था, ईरानी शैली का यहाँ प्रयोग हुआ था। दोहरे गुंबद का निर्माण यहाँ पे किया गया। साथ ही मकबरे का जो है बगीचे के बीचों बीच, जैसे शेरशाह सूरी का जो मकबरा था तालाब के बीचों बीच था, वैसे ही इसका जो था बगीचे के बीचों बीच इसका जो मकबरा था वो स्थित था। और यहाँ देखिए हुमायूं के मकबरे में पतले मीनारों तथा छतरियों का भी प्रयोग किया गया था। जैसे हम देखें तो वो था गुजरात एवं राजस्थान के स्थापत्य शैली की एक विशेषता मानी जाती है। तो हुमायूं का मकबरा हमको याद रखना दिल्ली में अकबर के समय। दूसरी बात करते हैं आगरा की। तो आगरा में हम देख सकते हैं आगरा में एक मजबूत किले का निर्माण कराया, किले का निर्माण कराया गया अकबर के द्वारा। और इस किले में जहांगीरी महल एवं अकबरी महल भी बनवाए। क्या क्या बनवाए, जहांगीरी महल व अकबरी महल, ये भी यहाँ पे बनवाया गया है आगरा में। तीसरी बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी जो है यहाँ हम देख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किलेनुमा महल का निर्माण कराया, किलेनुमा महल का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी के भवनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 2 श्रेणी कैसे, 2 श्रेणी मतलब एक होता है धार्मिक और एक होता है गैर धार्मिक। ये 2 श्रेणी में इसको बांट सकते हैं हम। तो धार्मिक भवनों में हम देखें तो यहाँ पे देखिए जामा मस्जिद, दूसरी चीज़ जो शेख सलीम चिश्ती है, चिश्ती संप्रदाय, यानी कि हमने जो सूफी संप्रदाय पढ़े हैं उसके अंतर्गत चिश्ती संप्रदाय, उसकी यहाँ पे मज़ार बनवाया। बुलंद दरवाज़ा यहाँ पे प्रमुख है। तो उसके अलावा हम देखें तो गैर धार्मिक की अगर बात करें, यहाँ एक और आप लिख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा। और गैर धार्मिक की अगर बात करें तो गैर धार्मिक भवनों में इसकी संख्या बहुत मतलब ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे उसने जो है जोधाबाई
का महल, जोधा भाई का महल यहाँ पे बनवाया। और इसके अलावा इसका जो सलाहकार था बीरबल की कोठी, उसके बाद पंचमहल, ये सारी चीज़ इसके द्वारा यहाँ पे निर्माण कराई गई। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी जो जामा मस्जिद है, मतलब जो पहले इसके द्वारा निर्माण कराई गई थी, मतलब यही अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, इसके प्रांगण में शेख सलीम चिश्ती की मज़ार स्थित थी, तो जिसमें संगमरमर का व्यापक प्रयोग किया, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ इसी जो सबसे महत्वपूर्ण भवन है, जैसे कि जो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कब कराया था? 1576 में करवाया था। गुजरात अभियान, जो गुजरात अभियान उसके द्वारा किया गया था द्वितीय चरण के अंतर्गत, तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। और दरवाजे के किले का दक्षिणी प्रवेश द्वार, मतलब एक प्रकार से प्रवेश द्वार है, जो कि लाल एवं पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसमें एक प्रकार से मेहराबों की भी सुंदरता, सफ़ेद संगमरमर की हमको प्रयोग देखने को मिलता है। जोधाबाई के महल की अगर बात करें, जोधाबाई का जो महल था वो एक प्रकार से आडंबरहीन है, यानी कि एक भव्य महल है और एक आडंबरहीन हम बोल सकते हैं। आडंबरहीन 5 मंजिलों में निर्मित एक प्रकार से पंचमहल है, जो कि हमने देखे इसका गैर धार्मिक पंचमहल। तो पंचमहल जो था पिरामिडाकार था, जिस पर जो है बौद्ध विहारों का प्रभाव भी काफ़ी देखने को मिलता है। बीरबल की कोठी की अगर बात करें तो बीरबल की कोठी का निर्माण जेरूसलम में स्थित जो मरियम की कोठी है उसके अनुरूप यहाँ पर किया गया था। तो हम ये देख सकते हैं, अकबर की बात करें, अकबर का हमने देखें स्थापत्य के क्षेत्र में यहाँ पर योगदान, तो अकबर के द्वारा निर्मित जो कराए गए स्थापत्य थे, विभिन्न संस्कृतियों का यहाँ पर सम्मिश्रण हमको देखने को मिलता है। सम्मिश्रण मतलब सभी का समन्वय देखने को मिलता है और अकबर को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में भी प्रमाणित करता है। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के मध्य क्या किया? समन्वय का प्रयास किया और उसकी अभिव्यक्ति अकबर कालीन स्थापत्य कला में भी काफ़ी दिखाई देती है। तो ये तो हो गया अकबर की बात। अब हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर के समय हम देख सकते हैं, देखिए मुख्य एक प्रकार से इसको यहाँ स्थापत्य कला में दिलचस्पी नहीं थी। ये इसकी दिलचस्पी कहाँ थी? इसकी दिलचस्पी थी चित्रकला में। तो इसलिए चित्रकला का स्वर्णिम युग किसको बोला जाता है? जहांगीर के काल को बोला जाता है। और जो उद्यान थे, यानी कि हम बोल सकते हैं पार्क, उद्यानों का निर्माण, ये दो चीज़ में इसको जो थी रुचि थी। और इसी कारण से जो इस काल में हमें एक प्रकार से स्थापत्य कला के कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। मतलब स्थापत्य कला के रूप में जहांगीर का काल क्या था, कैसा था? एक प्रकार से बहुत सीमित रूप से हमको यहाँ नहीं के बराबर हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कम बोले तो चलता है। ठीक है, बहुत कम हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो अकबर का मकबरा है ये इसके काल में बनाया जाता है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में संगमरमर की इमारतें यहाँ पर बनवाने तथा अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति, इनका प्रचलन हमको देखने को मिलता है। तो आप याद रख सकते हैं, एक है अकबर का मकबरा, दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं संगमरमर की इमारतें। संगमरमर की इमारतें बनवाने का यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है। और सजावट के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जो पित्रादुरा तकनीक है उसका प्रयोग किया गया, हमने अभी देखे थे। पित्रादुरा तकनीक ये क्या थी? सजावट के लिए यूज़ होती थी। इसका प्रयोग किया गया जहांगीर के काल में। इसके अलावा जो अकबर का मकबरा है, मतलब एक प्रकार से इसके स्थापत्य का सबसे प्रमुख है और अकबर ने अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया था, परंतु पूर्ण करवाने का काम किसका था? पूर्ण करवाया था जहांगीर ने। ये वाला जो था पहले अकबर ने शुरू कर दिया था, परंतु पूर्ण करवाने का काम जहांगीर का था। पंचमहल में निर्मित अकबर का जो मकबरा है, उद्यान, उसके मध्य जो है पिरामिडाकार जो था वो हमने देखे पीछे। और ये इसके आसपास इसने जो है 4 मीनारें बनवाई। किसके आसपास? पंचमहल जो था, 4 मीनारों का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया। तो ये तो था जहांगीर का काल। अब शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां के समय काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग इसको बोला जाता है। और यहाँ पे विशेष रूप से
मतलब यहाँ पे विशेष रूप से संगमरमर का प्रयोग किया गया, संगमरमर का प्रयोग किया गया। एक और चीज़ हमने सजावट के लिए एक तकनीक देखे थे, पितरादुरा तकनीक, तथा दोहरे गुंबद का यहाँ प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा हम देखें तो बंगाली शैली के मुड़े या कंगूरे या छज्जा युक्त छत हम बोल सकते हैं, ये इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट हम देख सकते हैं। शाहजहां ने आगरा स्थित अकबर का जो किला था उसमें मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो मस्जिद हम देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन सी मस्जिद थी। एक तो दीवाने आम, दूसरी बात करें दीवाने खास, और तीसरी बात करें तो मोती मस्जिद। इन मस्जिदों का निर्माण कराया कहाँ पे, अकबर के किले में। इसके अलावा हम देखें तो लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया, लाल किले का निर्माण भी कहाँ पे, दिल्ली में। लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। इसके अलावा हम देखें तो जो ताजमहल है कहाँ पे स्थित है, आगरा में। ये आगरा में जो ताजमहल है इसका निर्माण भी किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। ताजमहल में मध्य एशिया, ईरान तथा भारत की भवन निर्माण की परंपरा का काफ़ी यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है, काफ़ी संयोजन देखने को मिलता है। तो दिल्ली स्थित जो हुमायूं का मकबरा था उसके अनुरूप इसको निर्मित, मतलब हुमायूं का जो मकबरा बनवाया गया था, हुमायूं के मकबरे के अनुरूप हम इसको बोल सकते हैं। मतलब सेम टू सेम उसको हम देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस में नज़र नहीं आएगा। और दुनिया के 7 अजूबे में ये शामिल है। कौन सा, शाहजहां का, मतलब शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया गया है। अब ये है हमारे लिए। औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब के समय हम देख लेते हैं क्या है, स्थापत्य कला। तो औरंगजेब के समय स्थापत्य कला की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ज़्यादा इमारतें यहाँ हमको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि औरंगजेब जो था एक प्रकार से संघर्षरत था उसका जीवन, ज़्यादा इमारतें हमको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, और काफ़ी आर्थिक संकट की स्थिति से वो जूझ रहा था, तो इसके कारण उसके संरक्षण में का कोई जो है विद्वान नहीं देखने को मिलता है। आर्थिक संकट और उसकी जो थी मतलब व्यक्तिगत अरुचि भी थी। एक प्रकार से वो कट्टर क्या था, कट्टरता पे ज़्यादा ध्यान दिया उनने और राजपूतों से काफ़ी संघर्ष चलते रहे। तो उसकी व्यक्तिगत अरुचि भी काफ़ी यहाँ पे आर्थिक संकट था और व्यक्तिगत अरुचि थी। तो इस काल में हमको जो है गिनी चुनी इमारतें का निर्माण हमको देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसे बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद देखने को मिलती है। इसके अलावा हमको लाल किला जो है मतलब एक प्रकार से लाल किला स्थित जो मोती मस्जिद है तथा औरंगाबाद में राबिया दुरानी का मकबरा, इन सभी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे ये देखने को हमको मिलता है। इस मकबरे को द्वितीय ताज भी कहा जाता है, जो एक प्रकार से ये देख लेते हम, राबिया दुर्रानी का जो मकबरा है इसको क्या कहा जाता है, सेकंड ताजमहल कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु पूरी तरह जो है नकल करने में जो है असफल रहा, मतलब जो औरंगजेब था। और हिंदू, तुर्क तथा ईरानी शैलियों पर आधारित मुग़ल स्थापत्य की जो कला है उसमें उस परंपरा में हम देखें तो 18वीं 19वीं सदी तक ये जो है जारी रही। मतलब जो भी मिश्रण यहाँ चलता था मुग़ल काल में जो शुरू हुआ था, सभी संस्कृतियों सभी शैलियों का मिश्रण, तो वो कब तक चला, 19वीं शताब्दी तक। इस काल में मुग़ल स्थापत्य ने प्रांतीय एवं स्थानीय राज्यों के राजमहल तथा किलों के निर्माण को भी काफ़ी प्रभावित किया। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं अमृतसर स्थित जो सिखों के द्वारा जो बनाया गया था स्वर्ण मंदिर की बात करें, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था
उसमें भी इन सभी का मिश्रण हमको देखने को मिलता है, जो कि मुगल काल में शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ हो गई किससे रिलेटेड, स्थापत्य कला से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम चित्रकला की। तो चित्रकला के अंतर्गत हम देखेंगे, फिर से हम देखेंगे उन्हीं के संबंध में, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके संबंध में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चित्रकला के बारे में। तो भारत में चित्रकला की जो प्राचीन परंपरा, प्राचीन से ही मतलब हम देख सकते हैं काफ़ी जो है प्राचीन परंपरा है चित्रकला की। इसके अलावा अजंता की जो हम देख सकते हैं, हमने बात किए थे अजंता और बाघ की गुफा, इन गुफा में हमको काफ़ी चित्रकारी देखने को मिलती है। साथ में हमने देखे थे भीमबेटका, भीमबेटका में भी हमको काफ़ी जो है भारतीय चित्रकला की सुंदरता एवं जो उसकी रुचि है, अभिव्यक्ति, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। आगे फिर क्या होता है, तुर्कों का आगमन हो जाता है, और तुर्कों का आगमन होने से क्या हो जाता है, कुछ प्रांतीय शासकों के अंतर्गत भी चित्रकला का विकास जारी हुआ। तो धीरे धीरे हम देखें तो क्रमिक रूप से जो है उसका विकास जारी था। और कहाँ तक, यहाँ हम देख सकते हैं मुग़ल काल को उसका पीक पॉइंट बोलते हैं। मुग़ल काल को यहाँ पे हम बोले चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष यानी सबसे टॉप लेवल पे, इस मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ और टॉप पॉइंट पे पहुँच गया। तो मुग़ल चित्रकला में भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता, परंतु यहाँ पे हमको दो तीन चीज़ें और दिखाई देती है, जैसे कि जो फारस है, यूरोपीय चित्रकला, इन सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। फारस और यूरोपीय चित्रकला का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। और चित्रकारी में अब जो है इनके समय, मतलब मुग़ल काल के समय, धार्मिक विषय के अलावा जो है दरबारी गतिविधियाँ, युद्ध एवं शिकार के चित्र, ये सभी बनाए जाने लगे। तो ये चित्रकला के संबंध में हमने देखे। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे बाबर की बात करते हैं, तो हम बाबर के बारे में अगर पढ़ें तो इसने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे चित्रकला के संबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उसको शासन करने के लिए मतलब जो है 4 साल ही मिले थे, क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 30 तक उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह चित्रकला का अच्छा ज्ञान रखता था, और बाबर ने बेहजाद की चित्रकारी की काफ़ी प्रशंसा की। तो ओनली प्रशंसा की हम देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी बात करते हैं हुमायूं की। तो यहाँ पे देखिए इसके द्वारा जो है विशेष रुचि दिखाई गई, किसके प्रति, चित्रकारी के प्रति काफ़ी विशेष रुचि इसके द्वारा दिखाई गई। जैसे ईरान में निर्वासित जीवन व्यतीत करा इसने, जब शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था, हार गया था, तो ईरान चला गया था, ईरान में निर्वासित रूप से जीवन व्यतीत किया। और उसी दौरान हुमायूं ने मीर सैयद अली जो सिराजी थे और अब्दुल समद तबरेज़ी, इनके सहयोग से क्या किया, तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया का चित्रांकन किया था। तो ये आपको ध्यान में रख सकते हैं, तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया, ये इसका चित्रांकन इसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। और बाद में दोनों चित्रकार भारत आए, जो उसका मतलब हुमायूं का जिसका सहयोग प्राप्त हुआ था दोनों चित्रकारों का, वो साथ में आए। और अकबर कालीन चित्रकला एवं ईरानी प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि हुमायूं किसके संरक्षण में था वहाँ ईरान में, तो ईरानी जो चित्रकार थे वो कहाँ आए, मुग़ल काल में। और अकबर कालीन जो व्यवस्था है, चित्रकालीन व्यवस्था, वहाँ उनका सहयोग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर के समय हम देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अकबर के काल में चित्रकला का बहुत मल्टी डायमेंशन हम बोल सकते हैं, बहुआयामी विकास हमको देखने को मिलता है। बहुआयामी विकास यहाँ देखने को मिलता है। अकबर जो था मतलब एक प्रकार से देखें तो अकबर के दरबार में अबुल फजल था। अबुल फजल के अनुसार देखें तो बादशाह के दरबार में कितने चित्रकार हुआ करते थे, 17 चित्रकार थे। इनको संरक्षण यहाँ पे प्राप्त था, जिनके द्वारा हज़्मनुमा, इस प्रकार से देखें तो अकबरनामा, बाबरनामा, रज्मनामा, रामायण आदि पुस्तकों की जो है यहाँ पे पांडुलिपि बनाई गई, पांडुलिपि चित्रकारी की गई। इन सभी जो ग्रंथ है उनकी पुस्तकों की चित्रकारी की गई। और अकबरकालीन चित्रकला की कुछ नवीन विशेषताएं भी यहाँ जोड़ दी गई। तो हम उनके बारे में देख लेते हैं, विशेषताओं के बारे में। पहला देखते हैं, यहाँ पे देखिए जब हमने पांडुलिपि की बात कर ली है तो पांडुलिपि जो चित्रकारी है उसको क्या मिला, यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। दूसरी बात करते हैं, चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश, यानी कि यहाँ पे चित्रकारी के लिए गोल ब्रश का प्रयोग होने लगा।
फिर नेक्स्ट देखते हैं लाल एवं नीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ यहाँ पे, लाल एवं नीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम जो यूरोप का प्रभाव हुआ था, मतलब एक प्रकार से देखें यूरोपीय प्रभाववश व्यक्ति विशेष का चित्रांकन एवं दृश्य से दूर रखने वाली जो वस्तु है उसको छोटे आकार में चित्रांकन किया गया, मतलब आकार क्या किया गया, काफ़ी छोटा आकार इसका कर दिया गया। तो ये कुछ विशेषताएं थी अकबरकालीन जो चित्रकला उसकी। अब जहांगीर की बात कर लेते हैं। तो जहांगीर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको जो है मतलब जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग बोला जाता है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मुग़ल कालीन चित्रकला थी वो कैसी थी, चरम पर पहुँच गई थी, ये हम देख सकते हैं। बादशाह की चित्रकला में विशेष रुचि थी, जो जहांगीर था उसकी विशेष रुचि थी। और एक कहावत भी है, मतलब जहांगीर खुद बोलता था कि जो कोई भी चित्र है, मतलब जहांगीर के सामने अगर कोई भी चित्र लाकर रख देते थे तो वो बता देता था कि इसके किसी भी भाग को, मतलब वो है चित्रकार, किस चित्रकार ने बनाया है, किसी भी भाग को देख के, यानी कि जैसे एक व्यक्ति का चित्र है तो उसके किसी भी भाग को देखकर वो बता सकता है कि कौन से चित्रकार ने इसको बनाया है। तो इस प्रकार से जहांगीर की काफ़ी रुचि थी। और कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम, जहांगीर कालीन जो चित्रकला है। तो विशेषताओं की अगर बात करें यहाँ तो देखिए इसके समय में जो है काफ़ी यथार्थवादी अर्थात हम बोल सकते हैं रूपवादी चित्रकला पर काफ़ी बल दिया गया। दूसरी चीज़ यदि देखें तो यहाँ देखिए चौड़े हाशिए का प्रयोग किया गया, यानी मार्जिन जो रहती है उसको हाशिया बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया इसके समय में, चौड़े हाशिए का प्रयोग किया गया। साथ में जो फूल पत्ती रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं एवं मानव, इनकी आकृति से जो है इसको सजाया गया, फूल पत्ती पशु पक्षी तथा मानव की आकृति से सजाया गया। इसके अलावा देख लेते हैं हम प्राकृतिक विषयों को मतलब अत्यधिक यहाँ से चित्रांकन किया गया। नेक्स्ट है व्यक्ति विशेष का चित्रांकन हम देख सकते हैं, जैसे कि यीशु का जन्म, माता मरियम एवं शिशु, पंख वाले देवदूत, इन सभी को है एक प्रकार से प्रभावित रहा, यानी कि हम बोल सकते हैं व्यक्ति विशेष का चित्रांकन किया गया। तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी, जहांगीर के काल की चित्रकला की कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखे हैं। अब हम बात करते हैं शाहजहां और औरंगजेब, जो कि थोड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और चीज़ है इसके संबंध में, वो भी हम देख लेते हैं। किसके लिए, जहांगीर के लिए। तो जहांगीर के काल में जैसे हम देखें तो जहांगीर के दरबार में फ़ारसी चित्रकार आगा, मतलब एक प्रकार से जो फ़ारसी चित्रकार थे, कौन कौन थे, आगा रेज़ा। इसके अलावा यदि हम देखें तो अबुल हसन, एक दो व्यक्ति और है जैसे उस्ताद मंसूर। इसके अलावा यदि देखें तो एक और था, ये सभी प्रमुख रूप से इसके दरबार में थे। और उस्ताद मंसूर की अगर बात करें तो जानवरों व प्रकृति चित्रण का सबसे अच्छा चित्रकार इसको माना जाता है। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर व अबुल हसन को नादिर उल अस्त्र व नादिर उल जमा, इन दोनों को एक प्रकार से अबुल हसन और इनको उपाधि इसके द्वारा दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। अब शाहजहाँ की बात कर लेते हैं। शाहजहाँ यहाँ देखें हम, शाहजहाँ की अगर बात करें तो विशेष रुचि यहाँ पर नहीं दिखाई, क्योंकि इसकी विशेष रुचि हमको कहाँ देखने को मिलती है, स्थापत्य में, स्थापत्य व संगीत में देखने को मिलती है। किसकी, शाहजहाँ की, क्योंकि चित्रकला के रूप में उपेक्षित रही एक प्रकार से इसकी स्थिति। इस काल में पत्थरों की जगह सोने के अलंकरण पर अधिक बल दिया गया, सोने के अलंकरण पर अधिक बल दिया जाने लगा, जो इस बात का प्रमाण देता है कि बादशाह ने आर्थिक संकट से उपजे असंतोष को सोने की चमक से धूमिल करना चाहा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चित्रकला की दृष्टि से। उसके अलावा औरंगजेब की अगर बात करें तो इसके काल में भी चित्रकला जो है कैसी रही,
अवरुद्ध रही। तो इसके समय में तो काफ़ी सारी पाबंदी हमको देखने को मिलती है, हमने पीछे पढ़े भी हैं धार्मिक नीति में, और जो भी उसकी प्रशासनिक नीति थी सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़े हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसके पीछे जो है औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति को यहाँ प्रमुख कारण माना है। और साथ में कुछ जो था आर्थिक संकट भी था उस समय, और औरंगजेब की अरुचि को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसी के कारण चित्रकला पूर्णतः यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखती है। तो ये तो बात कर ली हमने चित्रकला की। अब देख लेते हैं हम आगे संगीत कला। संगीत कला के अंतर्गत यदि हम देखें तो मुग़ल काल में संगीत कला का काफ़ी विकास हुआ ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे कि उनके मतलब उनके शासनकाल या उनके जो दरबार था उसमें संरक्षण काफ़ी प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं, देखिए बाबर की बात कर लेते हैं। तो बाबर मतलब काफ़ी कम समय के लिए इसका शासन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको नहीं मान सकते। काफ़ी मतलब एक प्रकार से बाबर ने अपने संगीत प्रेम के फलस्वरूप संगीत गोष्ठियों के लिए भी समय निकालता था। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे संगीत गोष्ठियों या संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता था बाबर के समय। दूसरी बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं जो था विशेष रूप से सोमवार व बुधवार को संगीत का आनंद लेता था। कौन? हुमायूं। इसके बाद अकबर की बात करें तो अकबर थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अकबर का काल मुग़ल काल में संगीत कला की दृष्टि से सबसे उत्तम रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं सर्वोत्तम काल था अकबर का संगीत की अगर बात करें तो। तानसेन इसके दरबार में हम देख सकते हैं, इसके दरबार में तानसेन, इसके अलावा देखें बाज बहादुर, फिर गोपाल, हरिदास, रामदास, ये सभी इसके संरक्षण में थे और ये सभी संगीतज्ञ थे। जितने भी हमने यहाँ देखे हैं सभी संगीतज्ञ थे। और इन संगीतकारों में सबसे प्रमुख कौन था? तानसेन था, जिसे अकबर ने कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि यहाँ पे दी थी। एक मतलब उपाधि इसके द्वारा दी गई थी अकबर के द्वारा। कौन सी? कंठाभरण वाणी विलास, इसकी उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा इसको दी गई थी तानसेन को। अकबर के काल में विदेशी एवं भारतीय संगीत के जो है समन्वय का एक प्रकार से हमको एक नवीन रागों का या एक प्रकार से यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है। मतलब विदेशी और देसी जो संगीत थे दोनों का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। तानसेन ने अनेक रागों का सृजन किया, जैसे कि मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्नड़, ये सभी का जो है सृजन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। तो अकबर का काल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, हमको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है जहांगीर की बात करते हैं। तो जहांगीर के काल की यदि बात करें यहाँ तो देखिए जहांगीर के काल में संगीत का जो है पर्याप्त संरक्षण मिला। पर्याप्त संरक्षण यहाँ पे मिला। जहांगीर ने अपने राज दरबार में गज़ल गायकों को भी काफ़ी संरक्षण दिया। यहाँ पे गज़ल गायकों को भी यहाँ पे संरक्षण देखने को मिलता है जहांगीर के काल में। और शौकी नामक गज़ल गायक को यहाँ पे आनंद खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। शौकी जो गज़ल गायक था उसको आनंद खां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ भी जो है प्रतिदिन संगीत का आनंद लिया करता था। वह स्वयं ध्रुपद गायन का जानकार था। स्वयं जानकार था और उसे संगीतकार जो था लाल खां को मतलब गुण समुद्र की उपाधि एक प्रकार से इसका मतलब इसके दरबार में था एक व्यक्ति जिसका नाम था लाल खां, इसको एक उपाधि दी थी गुण समुद्र की उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। चलिए अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के काल में यहाँ पे हम बोल सकते हैं संगीतकारों को संरक्षण नहीं दिया गया है ना। दरबारी जो थे प्रतिबंध के बावजूद यहाँ पे हम देख सकते हैं औरंगजेब संगीत कला पर कठोर प्रतिबंध लगाता हुआ दिखाई। मतलब एक प्रकार से संरक्षण तो नहीं मिला है, मतलब
किसी भी जो संगीतकार है या कोई भी विद्वान है इनको संरक्षण यहाँ पे नहीं दिया गया मतलब औरंगजेब के काल में। और यहाँ पे देखिए संगीत का मतलब संगीत कला पर सर्वाधिक ग्रंथों की रचना भी हुई है। कहाँ पे? औरंगजेब के काल में। तो मतलब पूर्णतः प्रतिबंध लगाता हुआ नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि संगीत कला पर जो है सर्वाधिक ग्रंथों की रचना हुई है। औरंगजेब ने जो है स्वयं एक प्रकार से अच्छा बीणा वादक था। तो यहाँ पे संरक्षण तो नहीं दिए गए हैं, पर पूर्णतः उसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। और बीणा वादक का खुद जो है मतलब अच्छा बीणा वादक कौन था? औरंगजेब था, ये हम देख सकते हैं। और उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल शासकों में मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय आदारंग एवं सदारंग ख्याल गायकी के जो अग्रणी संगीतकार थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी एक स्वयं संगीत प्रेमी, जो हम आगे देखने वाले हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब उसी के समकालीन थे। तो इस प्रकार यदि हम देखें बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक क्रमशः मुगल शासकों ने संगीत कला को काफ़ी मतलब आश्रय यहाँ प्रश्रय प्रदान किया है। तो ये चीज़ हो गई संगीत कला की। अब बात कर लेते हैं हम क्या? गुप्तकालीन साहित्य की, जो कि आखिरी टॉपिक है हमारा मुगल काल के अंतर्गत। यानी कि हम पढ़ेंगे अब उत्तर मुगल कालीन व्यवस्था। तो उत्तर मुगल कालीन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो उत्तर मुगल कालीन शासक है उनके बारे में। तो साहित्य के बारे में यदि देखें हम, तो साहित्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सभी जो है यानी कि बाबर है, अकबर है, मतलब हुमायूं ने तो कोई मतलब एक प्रकार से साहित्य की यहाँ पर रचना देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए हमको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पर लोड नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम देखिए बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर की जो आत्मकथा है हम देख सकते हैं, इसको जहीरुद्दीन बाबर बोलते थे, और इसकी आत्मकथा हम बोल सकते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी ये थी एक प्रकार से तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में आत्मकथा। आत्मकथा वह होती है जो व्यक्ति स्वयं लिखता है, तो एक प्रकार से आत्मकथा थी। और यहाँ अकबर के समय जो अब्दुल रहीम खान खाना है, बाबर नामा के नाम से इसको कन्वर्ट किया। बाद में जो है बाबर नामा के नाम से ये कन्वर्ट कर दी गई। किसके माध्यम से? अब्दुल रहीम के माध्यम से। और बाबर नामा किस भाषा की है? फारसी। तो ये हमको याद रखना है सारी चीज़ों के बारे में। बाबरनामा में बाबर ने भारतीयों को हिंदुस्तानी कहा है, इस प्रकार से कुछ व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर की अगर बात करें तो देखिए हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे तो हमने देख लिए। ये देखिए ये जहीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था। तुजुक बाबरी जो थी हमने देख ली ऊपर। तुजुक बाबरी यानी कि बाबरनामा। बाबरनामा फारसी का था और ये था कौन सा? तुर्की भाषा की थी। आगे देखते हैं अकबर के समय। अकबर के समय हमको बहुत सारी रचनाएं यहाँ देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले देखते हैं मिर्ज़ा हैदर दौलत, इसके द्वारा जो है तारीख़ रसीदी लिखी गई थी। तो ये क्या थी? बाबर का जो था मौसेरा भाई था, और इसने जो है कुछ समय तक कश्मीर में शासन किया था। किसने? मिर्ज़ा हैदर दौलत ने। उसके अलावा गुलबदन बेगम, ये कौन थी? हुमायूं की बहन थी, यानी कि बाबर की पुत्री। और इसने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी अकबर के समय काल में, जो कि हुमायूं का है एक प्रकार से हुमायूं की कथा उसमें वर्णित है। उसके अलावा खोंदा मीर जो थे खुलासात उल अखबार कानून ए हुमायूनी अभी हबीब उस सियार, इसकी रचना इसके द्वारा की गई, खोंदा मीर के द्वारा अकबर के समय काल में। फिर अब्बास खां शेरवानी, ये था एक प्रकार से हम देखें तो इसने जो है तारीख़ शेरशाही और तोहफ़ा ए अकबरी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? अब्बास खां शेरवानी के माध्यम मतलब इसके द्वारा। अहमद यादगार की अगर बात करें, तारीख़ शाही निज़ामुद्दीन अहमद ने। तबकात अकबरी अबुल फजल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति नवरत्नों में शामिल। अकबरनामा आईन अकबरी, ये दो चीज़ की रचना इसके द्वारा की गई। फैज़ सरिंदी फैजी, ये भी था नवरत्नों में। अकबरनामा की रचना इसके द्वारा की गई। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाब उल तवारीख की रचना की। फिर जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर के समय में हम देख सकते हैं, जहांगीर के समय में जहांगीर यानी तुजुक जहांगीर, ये एक प्रकार से फारसी भाषा में स्वयं जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में एक प्रकार से आत्मकथा हम इसको देखते हैं। उसके बाद मुस्तमिद खां जो था इकबाल नामा, इसके द्वारा इकबाल नामा या जहांगीरी लिखी गई। और ख्वाजा कामगार, इसके द्वारा मासीर जहांगीर लिखी गई। फिर शाहजहाँ की अगर बात करें तो शाहजहाँ के अंतर्गत हम देख सकते हैं
सबसे पहली जो रचना है अमीनी कजवीनी ने लिखी है पादशाह नामा। तो पादशाह नामा एक प्रकार से प्रथम 10 वर्ष का वर्णन है जो शाहजहाँ उसके। इसके अलावा अब्दुल हमीद लाहौरी इसने भी पादशाह नामा लिखी है। तो दूसरे 10 वर्ष मतलब दूसरे पहले 10 वर्ष का यहाँ पे है और दूसरे 10 वर्ष का यहाँ पे है, मतलब 20 वर्ष की बात कर लीजिए। मोहम्मद वारिस इसने भी पादशाहनामा। तो इसमें जो है शाहजहाँ के दूसरे 10 वर्ष का वर्णन फिर से इसमें भी है, ये हम देख सकते हैं। इनायत खां ने शाहजहाँनामा लिखी है, ठीक है। और भगवान दास की अगर बात करें तो इसने भी शाहजहाँनामा, और सादिक खां की बात करें तो ये भी शाहजहाँनामा। औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब के समय बहुत सारी रचनाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कि हातिम खां के द्वारा आलमगीरनामा, उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीरनामा, ये भी यानी कि औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। मुस्तैद खां की बात करें तो मासिर ए आलमगीरी जो था औरंगजेब एक प्रकार से इसमें जो है औरंगजेब कालीन सतनामी विद्रोह का रोचक वर्णन किया गया है। किसमें? ये वाले मासिर ए आलमगीरी में, जैसे सतनामी विद्रोह हुआ था ना औरंगजेब के समय। इसके अलावा हम देखें तो ईश्वर दास नागर, ये फुतवाहात ए आलमगीरी यानी कि कानून से संबंधित ग्रंथ इसको बोल सकते हैं। खाफ़ी खां जो था इसने मुनत ख्वाब उल लुबाब ये रचना की, और खाफ़ी खां ने इस ग्रंथ को मोहम्मद जो प्रथम है उसको समर्पित किया है। भारमल की बात करें तो भारमल ने लुब उत तवारिक की रचना की। और भीमसेन सक्सेना की अगर बात करें तो नुस्खा ये दिलकुश, ये जो है इसकी रचना की। और दक्कन में मुग़ल गतिविधियों की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? इस रचना से मिलती है, नुस्खा ए दिलखुशा। फिर सुरजन राय भंडारी खुलासात उत तवारिक इसकी रचना की। चंद्रभान की अगर बात करें तो इसने जो है चार चमन इसकी रचना की है। और फतवा ए आलमगीरी, अर्थात हम बोल सकते हैं यह ग्रंथ औरंगजेब के समय अरबी भाषा में विद्वानों की एक मंडली ने लिखा था, मतलब एक ग्रुप ने लिखा था। किसको? फतवा ए आलमगीरी को। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा एक प्रकार से साहित्य हम देख सकते हैं किसका, इसके समय का, मतलब हम बात करें मुग़ल कालीन साहित्य को हमने पढ़े हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मुग़ल कालीन व्यवस्था है सारी चीज़ें वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जो है उत्तर मुग़ल कालीन काल पढ़ेंगे। उत्तर मुग़ल कालीन के अंतर्गत सारे शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रांतीय शासक के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे 18वीं सदी में जो था मुग़ल कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो मतलब क्या थी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो वो क्या थी। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम देखेंगे। उसके बाद उनके कुछ आक्रमण हम देखेंगे, जैसे कि आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी, इसके अलावा आंग्ल कर्नाटक, ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। और फिर बाद में हम जो आखिरी टॉपिक है वो देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय जो प्रशासन उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं अब।